हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजीसी नेट वाले हों, चाहे आप सेट का पेपर दे रहे हो, किसी भी स्टेट का हो, तो सिलेबस आपका सिमिलर ही है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका आना ही है ना। तो यहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, शिक्षण प्रभावक तत्व, जिसमें आपको शिक्षक के बारे में सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज मतलब और शैक्षिक वातावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे शिक्षण के प्रभावी तत्व हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह क्वेश्चन आपकी बोधात्मक क्षमता को जो है जज करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट कैसे डालते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बेसिक से पूरी तैयारी कराई जाती है। ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश रहती है ताकि चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपके जिस तरह से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ना, ये तो आपने भी देखा है। और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनका लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अभी दिसंबर 2023 के बाद आपको फिर जून का ही मिलेगा, 2024 का जून का सेशन आपको मिलेगा, तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको कंटेंट PDF के फॉर्म में मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और देखिए किन किन आधार पे कारकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने सिलेबस में देखा, उसमें आपके 5-6 ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो शिक्षक से संबंधित, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। शिक्षार्थी, लर्नर से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट मटेरियल से संबंधित हो सकते हैं, समर्थन सामग्री, निर्देशात्मक सुविधाओं से संबंधित, मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो है आपके फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, इनके थ्रू हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर शिक्षण, पर्यावरण और संस्था से संबंधित, ये सारे कारण आपको यहाँ पर पढ़ने रहते हैं। ठीक है, और इनसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको चीज़ें पता होना चाहिए। शिक्षक से बात करें, शिक्षक से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज बहुत मैटर करता है। विषय ज्ञान उसको ज़रूर होना चाहिए, उसमें उसकी जो है महारत हासिल होनी चाहिए, मतलब निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी शिक्षक जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए, तभी वो अपने से मतलब अपने सब्जेक्ट को बच्चों तक अच्छे से पढ़ा पाएगा, सिखा पाएगा, समझा पाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए। शिक्षार्थियों का ज्ञान, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षक से संबंधित, है ना। शिक्षक से तो मतलब यहाँ पर शिक्षार्थियों का ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि टीचर को ये चीज़ पता होना चाहिए कि बच्चों का लेवल क्या है, उनकी जो है यहाँ पर कॉग्निटिव लेवल कितना डेवलप है। ठीक है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है, मतलब जो लर्नर्स का प्रीवियस नॉलेज है, वो किस स्तर का है, मुझे यहाँ पर अपने कंटेंट को कहाँ से शुरू करना है और किस तरह से उनके सामने प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो शिक्षार्थियों का ज्ञान टीचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। शिक्षण कौशल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से वो टीचिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं, ये भी टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए ऐसा है जो बच्चों के रुचि के अनुसार नहीं है, लेकिन आप टीचर पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी कलात्मक ढंग से उसको पढ़ा सकता है, और वो बोरिंग सब्जेक्ट, मतलब बोरिंग क्या कहें कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसके लिए तो वो नहीं उतना अच्छा होगा, तो वो भी उसको अच्छा लगने लगे, है ना। तो टीचर पे ही डिपेंड करता है, और टीचर पे ही मैक्सिमम डिपेंड करता है कि अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट में भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। तो ये शिक्षण कौशल है ना, बहुत ज़्यादा फैक्टर ये डिपेंड करता है कि टीचिंग आपकी इंटरैक्टिव होने वाली है या किस तरह से होने वाली है। मित्रता और दृष्टिकोण, यहाँ पर मित्रता और फ्रेंडलीनेस से मतलब है, और एटीट्यूड से कि उसको जो अपना क्लास में बिहेवियर रखना है वो किस तरह से रखना है, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, दृष्टिकोण से मतलब है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, नेतृत्व वाला रखना है, और बच्चे मित्रवत व्यवहार से है कि मतलब मित्रता से संबंधित है कि अगर लर्नर्स कुछ पूछना चाहते हैं तो बेहिचक वो टीचर से पूछ सकते हैं,
उसमें उनको कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा डर या खौफ नहीं होना चाहिए कि मैं टीचर से पूछूंगा और मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है। व्यक्तित्व और व्यवहार, यहाँ पर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर बहुत ही मायने रखता है। पर्सनैलिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए टीचर की, क्योंकि काफ़ी डिपेंड करती है कि बच्चे पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, है ना। और व्यवहार तो होना ही चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना चाहिए, और बिल्कुल भी मतलब एक लीडिंग जो है लीडरशिप की तरह होना चाहिए, कि मतलब बच्चों की चीज़ों को समझते हुए वो अपना बिहेवियर करे। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वो ऐसे दंडात्मक नीति या कुछ इस तरह से नहीं कोई बिहेव करना चाहिए कि बच्चे उससे डरने लगें और इंटरेक्शन बिल्कुल भी क्लास में ना रह जाए। समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य का स्तर, टीचर का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जो है बहुत जो है यहाँ पर फैक्टर्स का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग को ये इफ़ेक्ट करती है। अगर वो अपने घर के वातावरण से या अपनी शारीरिक कमजोरी या अपनी स्वास्थ्य की कमी से अगर चिड़चिड़ा है उसका जो है बिहेवियर, या उसका जो है टीचिंग जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, दृष्टिकोण उसका सही नहीं है, क्योंकि वो अपनी परेशानियों से परेशान है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य का स्तर काफ़ी मायने रखता है। अनुशासन तो बिल्कुल टीचर को बना के रखना चाहिए, क्योंकि टीचर ही आके क्लास में अगर इस तरह का बिहेव करेंगे तो बच्चों पे भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके टीचर से, शिक्षक से संबंधित जो है कारक होते हैं, जो कि शिक्षण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षण वातावरण किस तरह का होना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा का वातावरण भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब यहाँ पर किस तरह से वातावरण जो होता है, मतलब यहाँ पर देखिए, अगर जो आपका एटमॉस्फेयर है जहाँ पर लर्निंग प्रोसेस हो रहा है वो इनएक्टिव होगा, कष्टपूर्ण होगा, अप्रभावी माहौल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, शिक्षण प्रायः अधिगम में परिवर्तित नहीं हो सकता है। शिक्षण का मतलब ही क्या है कि लर्निंग प्रोसेस होना। ठीक है। जो आउटकम में हमको मिलती है वो क्या होना चाहिए, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। शिक्षण का मतलब यही तो होता है कि लर्निंग कहाँ तक हुई है, लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है ना। तो अगर ये वातावरण जो शैक्षिक वातावरण है, इसको 3 प्रकार से बांटा गया है, सत्तात्मक, हस्तक्षेपी और प्रजातांत्रिक। ठीक है। सत्तात्मक होता है ऑथोरिटेरियन क्लाइमेट, और हस्तक्षेपी लेसेस फेयर क्लाइमेट। इसको कभी कभी 1-2 पेपर्स में ऐसे भी पूछ लिया गया, शिक्षक भर्ती के ही पेपर थे, और यहाँ पर आपको नाम जो है लेसेस फेयर क्लाइमेट सीधा हिंदी में ही ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है। तो ये होता है अहस्तक्षेपी वातावरण, और तीसरा होता है प्रजातांत्रिक वातावरण। ठीक है। थर्ड है आपका डेमोक्रेटिक क्लाइमेट। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए सत्तात्मक है ना, ऑथोरिटेरियन, यहाँ पर कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक का संपूर्ण कक्षा व एक्टिविटीज़ पे पूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है। टीचर जैसा चाहेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें टीचर पर डिपेंड करती हैं। इस प्रकार के वातावरण में लर्नर की पसंद नापसंद, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम गति की अवहेलना होती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे स्टूडेंट के हिसाब से नहीं की जाती है, टीचर अपने अकॉर्डिंग करता है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट नंबर का, जिसको हम सत्तात्मक वातावरण कहते हैं, और ऐसा सिस्टम अभी फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है। और लेसेस फेयर क्लाइमेट, जिसके बारे में बताया कि शिक्षक का नियंत्रण व हस्तक्षेप नेग्लेजिबल रहता है। ठीक। तो यहाँ पर शिक्षार्थी अपने आप में स्वतंत्र रहते हुए खुद से डिसीजन लेते हैं, और जो आपको ये बताया गया था ना, लेसेस फेयर अहस्तक्षेपी वातावरण, हस्तक्षेपी मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, और इस प्रकार क्या होगा, डिसिप्लिन बिगड़ने की भी संभावना रहेगी। और ये हो जाता है थर्ड टाइप का प्रजातांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेटिक क्लाइमेट। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, शिक्षक एक बौद्धिक नेता के रूप में लर्नर को नेतृत्व प्रदान करता है। यहाँ कठोर नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि उनकी ज़रूरतों और समस्याओं को समझते हुए गाइडेंस दिया जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लर्नर्स के यहाँ पर ध्यान में रखकर लर्नर को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन बना रहेगा और बच्चे भी इंटरेस्टेड होकर सीखेंगे। यहाँ का जो माहौल होगा वो इंटरेक्शन वाला होगा, और आजकल इसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना। तो क्योंकि यहाँ पर सीखने के वातावरण को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें, कोई भी यहाँ पर प्रेशर ना हो और डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे, है ना। तो इस तरह से ये 3 जो है आपके
टीचिंग के वातावरण हो गए, टीचिंग क्लाइमेट कौन कौन से होते हैं ये आपने पढ़ लिए, और ये क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है शिक्षार्थी से संबंधित जो है कारक कौन कौन से होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग वो मतलब लर्नर के अकॉर्डिंग होते हैं और वो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस लर्निंग से मतलब होता है कि बालक पहले से क्या सीख चुका है, अब हमें उसे नया ज्ञान देना है, नई चीज़ों को बताना है, तो क्या होगा कि उसका नॉलेज हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि किसी का भी नॉलेज पूरा जीरो नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ पहले से सीखा होता है या उसे रिलेट करके चीज़ें बताई जाती हैं। तो प्रीवियस लर्निंग क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है, यहाँ पर बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी भी मजबूत होगी, अगर मतलब उसको जितना नॉलेज होता है, उन चीज़ों को जितना जानता है, तो उनसे हमें रिलेट करके पढ़ाने में आसानी होती है, ठीक है। प्रीवियस लर्निंग ऐसे हो गई। सब्जेक्ट मैटर से मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपकी विषय वस्तु है, मतलब अगर सब्जेक्ट मैटर आपका बहुत कठिन है, लर्नर के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से ज़्यादा कठिन है, तो यहाँ पर सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। कठिन हो, असार्थक बातें हो, मतलब सिंपल नहीं है लेकिन वो उसके लेवल के हिसाब से कठिन है, तो ये चीज़ें यहाँ पर उसके लिए लर्निंग को मतलब कमज़ोर बनाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट मैटर अच्छा है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सीधा है, सरल है और यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, लर्नर को ये पता है कि यह मुझे यूज़ मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि अगर कंप्यूटर की क्लास में उसको कंप्यूटर सिखाया जाए तो वो इंटरेस्ट लेके सीखेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो शायद उसका इंटरेस्ट इतना ना हो, ठीक। तो सब्जेक्ट मैटर काफ़ी डिपेंड करता है कि टीचिंग लर्निंग हमारी कैसे होने वाली है ना। तो इसीलिए जो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं उनको और ज़्यादा एट्रैक्टिव बना के, उनको और इंटरैक्टिव बना के पढ़ाया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता बिल्कुल मायने रखती है, क्योंकि यदि जो लर्नर है कमज़ोर होगा, बीमार होगा, मैच्योरिटी उसकी कम होगी, तो यहाँ पर सीखने में कठिनाई का अनुभव करेगा। छोटे बालकों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी फिटनेस का मतलब ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, है ना। तो फिजिकल हेल्थ, मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। मैच्योर होगा मतलब अगर शारीरिक कमजोरी है, मानसिक भी कमजोरी है, परिपक्वता से मतलब ये, परिपक्वता मतलब हर चीज़ों को कंसीडर करके बोला जाता है। तो यहाँ पर ये होगा कि अगर वो किसी भी एंगल से कमज़ोर है तो सीखने में कठिनाई का अनुभव होगा ही होगा। मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल डिपेंड करती है कि अधिक बुद्धिमान बालक है तो कठिन बातों को शीघ्रता से समझ लेगा, सरलता से समझ लेगा, और अगर मानसिक रोग से पीड़ित है, उसको मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो सीखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक। अधिगम की इच्छा, सीखने के लिए तत्परता तो बहुत ज़रूरी है, यह आपने थॉर्नडाइक के नियम में पढ़ा भी है और पूछे भी जाते हैं लर्निंग के थ्योरी में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अधिगम की इच्छा, अगर सीखने के लिए तत्पर नहीं है, किसी बात को सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो सीख नहीं सकता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर कितना भी अच्छा हो, टीचिंग क्लाइमेट कितना भी अच्छा आप बना दें, तब भी वो नहीं सीख पाएगा। तो लेकिन अगर सीखने की इच्छा है, तो अगर उसके अनुकूल परिस्थितियां ना भी हों, प्रतिकूल हों, तब भी सीखने में इंटरेस्ट लेगा वो, है ना। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन तो आपको पता ही है, सीखने के लिए जो आंतरिक शक्ति मिलती है वही मोटिवेशन होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वही मोटिवेशन होता है। थकान सभी को पता है कि अगर थकान की स्थिति होगी, बच्चे को पूरा आराम नहीं मिला है, उसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको उतना पोषण नहीं मिलता है, तो थकान होएगी और उसका फिर लर्निंग आउटकम कम होगा। एनवायरनमेंट पता ही है कि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, वहाँ पर शांति नहीं है और उसके अनुकूल प्रकाश नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, मतलब वायु की व्यवस्था नहीं है, तो गर्मी में अगर पढ़ना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर लर्निंग मेथड बहुत डिपेंड करती है, जैसे कि किसी अच्छे इंटरेस्टिंग मेथड से सिखाया जाए, खेल विधि या किसी साइंटिफिक मेथड से, या कुछ इंटरेस्टिंग मेथड, मतलब ये नहीं कि खाली लेक्चर मेथड से लेक्चर दे दिया, अब तुम याद करके आना, तो ये तो बहुत ज़्यादा उसको नहीं इंटरेस्ट लाएगी उसके अंदर। तो कुछ इस तरह की कोई ऐसी मेथड्स हों, ह्यूरिस्टिक मेथड्स है ना, कोई आपका ट्रिप पे ले जाए, वहाँ पे जाके चीज़ों को सिखाया जाए, हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाया जाए। साइंटिफिक मेथड आपको उसको करके दिखाया जाए, है ना, प्लांट के बारे में बताना है तो लैब में जाके बताया जाए, तो ये सारी चीज़ें, या फिर नेचर मतलब गार्डन में ले जाके बताया जाए। तो यहाँ पे लर्निंग मेथड, ये सारे मेथड्स ही होते हैं, ये सब डिपेंड करते हैं कि लर्निंग किस तरह की होने वाली है, इंटरेक्शन बढ़ेगा या लर्निंग आउटकम कम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए टीचिंग एड्स की बात की जा रही थी, तो टीचिंग एड्स
अब ये आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कुछ टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर वो किस तरह से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं जिनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जैसे कि कुछ आपके ऑडियो एड्स होते हैं, कुछ विजुअल होते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं, है ना। तो इंद्रियों के आधार पर, मतलब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इंद्रियों के आधार पे होते हैं और तकनीकी के आधार पे होते हैं, प्रोजेक्शन के आधार पे, है ना। अब जैसा इंस्टीट्यूट, जैसी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उस तरह से वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी डिपेंड करता है, टीचिंग जो है इंटरेक्टिव हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सामने नहीं बता पाते हैं, लेकिन अगर उसका मिनिएचर फॉर्म है या प्रोजेक्टर है या कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे पास हैं तो हम क्लिपिंग दिखा सकते हैं और वो चीज़ें क्या है, विजुलाइज हो जाती हैं। तो जैसे कि ऑडियो एड्स में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, ग्रामोफोन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब विजुअल एड्स, है ना, ऑडियो एड हमने पढ़ लिया। विजुअल एड्स में क्या चीज़ें होती हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे कि मॉडल है, चार्ट है, ग्राफ, मैप, स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। ऑडियो विजुअल एड जिसमें कि दोनों हो, ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो, देख और सुन दोनों हो सकते हैं। तो इसमें आपका टीवी आ जाता है, मेन चीज़ कंप्यूटर है, ड्रामा है ना, मोशन पिक्चर, फिल्म। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फिल्म होती है ना, तो वो सारी चीज़ें आप क्या है देख रहे हो और उसके डायलॉग भी सुनाई दे रहे हैं, है ना। तो ये हो गई। फिर आपका आता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो तरीके के होते हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे कि छपी हुई सामग्री होती है, हार्ड कॉपी, है ना, जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि चार्ट है, बुक है, चित्र, ग्राफ, इस तरह से चीज़ें जो आपको यहाँ पे पेपर के फॉर्म में रहती हैं, ठीक। हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, जिनको आप छू कर देख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, चला के देख सकते हो, इस तरह से हार्डवेयर हो जाता है। और प्रोजेक्टेड एड्स में आती है स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, स्लाइड्स वगैरह क्या है प्रोजेक्शन करके दिखा सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं। और नॉन प्रोजेक्टेड में आपका जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स आते हैं, इसमें आपके चार्ट, चित्र, मॉडल, स्पेसिमेन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन प्रोजेक्टेड होती हैं, आप इनको ऐसे ही दिखाते हो, है ना। तो ये कुछ हो गए आपके टीचिंग एड्स हैं जो कि आप टीचिंग को यहाँ पर इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ हो गई आपकी जो कि एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट आपका विषय मामलों से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्जेक्ट मैटर है, तो इसमें टास्क डिफिकल्टी, लेंथ ऑफ टास्क और मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क, है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्य की कठिनाई। अब जैसे सीखी जाने वाली सामग्री उपयुक्त कठिनाई स्तर की होनी चाहिए। जहाँ एक बहुत ही आसान काम बच्चों को चुनौती देने में विफल रहता है, तो बहुत ही मुश्किल काम क्या है, उनका इंटरेस्ट भी खत्म कर देगा, ठीक है। और जो लर्निंग है वो भी, उसकी जो रेट है वो भी कम हो जाएगी, धीमी रेट हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही कार्य विभिन्न विकासात्मक स्तरों, क्षमताओं, पिछले अनुभवों के बच्चों के लिए कठिनाई में भिन्न होता है। मतलब कार्य की कठिनाई, यहाँ पर जो भी टास्क आपको दिया है तो बच्चों के लेवल के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो करने में उनको अच्छा नहीं लगेगा और लर्निंग आउटकम भी नहीं आएगा ज़्यादा। कार्य की लंबाई, एक लंबी सामग्री युवा शिक्षार्थियों की बड़ी समस्या बन गई। एक सामग्री जितनी लंबी होगी उतना ही मुश्किल होगा। कठिनाई कार्य को छोटे भागों में, अगर जैसे लंबा टास्क है तो उसको छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बांट देना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा होने से ऊब भी होने लगती है, टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें बोरियत होने लगती है। कार्य की सार्थकता, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, ठीक है। तो कार्य की सार्थकता मतलब सीखने की सामग्री की सार्थकता जुड़े। जब बच्चों को कुछ सीखना होता है तो तेज़ी से सीखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो हम सीख रहे हैं ये सार्थक कितना है, ठीक है, इसका काम कहाँ पे आएगा, यूज़ कितना होगा, और इससे क्या होगा, सीखने की जो रेट है, जो आपकी स्पीड है वो भी बढ़ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सीखने को आसान बनाती हैं। और जब उसका कुछ यूज़ ही नहीं पता लगेगा तो समझ में ही नहीं आएगा कि हम इसे सीख क्यों रहे हैं, तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, तो लर्निंग रेट हमेशा धीमे ही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। और एक जैसे अगर काम है, मान लीजिए कि एक ही टास्क मतलब सिमिलर है, एक टास्क पहले किया उसी से मिलता जुलता दूसरा, तो उससे क्या होता है कि वो लर्निंग ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपने पढ़ी है, या आपके क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, ठीक है। लर्निंग से अब काफ़ी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थ्योरी भी कुछ पढ़ेंगे आप, क्योंकि लर्निंग थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाती है। जो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं सीखी हैं वो आपके दूसरे में काम हो जाती हैं, आ जाती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये सब होती हैं जो कि विषय मामलों, सब्जेक्ट मैटर से संबंध रखती हैं, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी। अब यहाँ पर देखिए, संस्थान से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण। अब कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपके इंस्टीट्यूट से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक सुधार अनुपात, ठीक, क्लास में जो क्लास का साइज़ है वो सही होना चाहिए, टीचर रेशियो यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी प्रतिबद्धता, क्वालिटी एंड कमिटमेंट टीचर की कैसी है, क्वालिटी अच्छी है, जरूरी नहीं कि खाली डिग्री ही हो उनके पास व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए कि हमें प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है तो किस तरह से पढ़ाना है, और अगर हमें किसी लैब में यहाँ पे करवाना है तो कैसे कराना है, डेमोन्स्ट्रेशन कराना है तो कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें ये उसकी क्वालिटी पर आती है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर स्कूल में आती हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रबंध है, संस्थागत उपलब्धियाँ क्या है, वातावरण कैसा है, भौतिक और अभौतिक संसाधन किस तरह से हैं, लैब है आपके पास, ठीक है, लाइब्रेरी है नहीं है, आपके यहाँ पर छोड़ने लाने की सुविधा किस तरीके की है, ठीक है ना, अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस पर डिपेंड करती हैं। पीने की व्यवस्था है, स्टाफ मतलब टीचर्स के लिए स्टाफ रूम है कि नहीं है, और लैब्स होनी चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हैं, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ाना है तो वहाँ पे अगर प्रयोगात्मक है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है तो प्रयोग बिल्कुल लैब में ही करवाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ये इंस्टीट्यूट की जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें संस्थान से संबंधित कारक होते हैं। वातावरण किस तरह का है, आपका स्कूल इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, हमेशा ही आता है, क्लासरूम है लेकिन बगल से रोड जा रही है तो वहाँ पर क्या होगा कि उस तरह से ध्यान भंग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंस्टीट्यूट से संबंधित हो गई। अब देखिए अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इंगेजमेंट, छात्रों को इंटरेक्टिव पार्ट और डिस्कशन कराया जाए, और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ पे यहाँ पर मतलब इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्टिव लेसन्स, डिस्कशंस, हैंड ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से यहाँ पर उनको व्यस्त रखना जाए और सीखने के अनुभव और धारणा में इससे वृद्धि फिर कराई जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और रिटेंशन उनका बढ़ा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया जो है सोर्सेस को यूज़ किया जाए। करिकुलम डिज़ाइन किस तरह से है, अगर अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है पाठ्यक्रम और ऑब्जेक्टिव्स को और आपके मानक के अनुरूप है तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या होती है, रेलिवेंट होती हैं और विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ठीक रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है निश्चित होती ही होती है। तो करिकुलम डिज़ाइन काफ़ी मायने रखता है। ये सब अदर फैक्टर्स में आते हैं जो आपके क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यहाँ पर उपकरणों को शामिल करने से संसाधनों को इंटरैक्टिव सिमुलेशन और व्यक्तिगत शिक्षण मार्गों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करके सीखने को बढ़ाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सिमुलेशन से, इंटरैक्टिव सिमुलेशन से क्या मतलब है कि चीज़ों को यहाँ पर एक साथ, जैसे कोई चीज़ आपको बताना है, कंप्यूटर के बारे में बताना है तो तुरंत ही आपको स्लाइड में या कुछ आपको प्रोजेक्टर में ऐसे दिखाया जाए, इनपुट उसके डिवाइसेस बताई जाएँ, आउटपुट डिवाइसेस बताई जाएँ, तो बच्चे को पूरी चीज़ें क्या है वो पिक्चर फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया। क्लास का साइज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि छात्रों की संख्या, अगर क्लास बहुत बड़ा है और यहाँ पर टीचर एक ही है, क्लास में 30 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो टीचर का पर्सनली जो है अटेंशन कम हो जाएगा, वहाँ पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा, है ना। तो इस तरह से व्यक्तिगत ध्यान और कक्षा की गतिशीलता को यहाँ प्रभावित किया जाता है। छोटे वर्ग के क्लास में जो है यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी क्लास होगी तो वहाँ पे टीचर पर्सनली नहीं ध्यान दे पाएगा। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए, अगर पेरेंट का घर पे कम्युनिकेशन है, सहयोग है, समर्थन है तो बच्चे की शिक्षा में पेरेंट्स की भी जो है काफ़ी भूमिका होती है, उनका भी पॉजिटिव रोल होता है। अगर वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे तो लर्नर की जो है एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, वो मतलब सीखने के लिए प्रेरित होता है ना। सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक कारक, यहाँ पर छात्रों की पृष्ठभूमि, संस्कृतियाँ, भाषाएं, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनके सीखने के अनुभवों को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। तो इससे शिक्षकों को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी और समावेशी प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता होती है। मतलब टीचर को भी क्या होगा कि सारी उन प्रथाओं को समझना चाहिए, जो बच्चे उनके यहाँ क्लासरूम में हैं उनसे वो क्या है, थोड़ा सा उनको अटैचमेंट होना चाहिए, जानना चाहिए उनके बैकग्राउंड के बारे में भी, और यहाँ पर
उनके कस्टम्स को और इनके रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें, जैसे कोई अलग बैकग्राउंड से आता है तो उनके भी रिलीजन को समझना चाहिए, प्रथाओं को समझना चाहिए, तो वहाँ पर टीचर को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसको आइसोलेशन फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी किस तरह की पृष्ठभूमि से आ रहा है, ठीक है। अगर कमज़ोर है, सामाजिक आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, टीचर मतलब पेरेंट्स से मिलना चाहिए, और कोई हेल्प हो तो यहाँ पर करवा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि चीज़ें जो हैं सामाजिक आर्थिक जो है कारक में आती है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, ये सारे फैक्टर्स ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो नियमित मूल्यांकन और आपका फॉर्मेटिव, है ना, कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो जिसको हम रेगुलर असेसमेंट या फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होता है ना, आपके एवेल्यूएशन में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आप देखिए सब ये मिला जुला ही रहता है, ना ही कोई टीचिंग का अलग पार्ट होता है, ना ही आपका टेक्नोलॉजी का अलग पार्ट होता है, ये इसी से संबंध मतलब करके इंटीग्रेट करके चीज़ों को क्वेश्चन बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होगा, फीडबैक है, ये सब क्या होगा, ये हमको, ये टीचर को ये बताता है कि उसकी व्यक्तिगत ज़रूरत कैसी है और टीचर को किस तरह से यहाँ पर हेल्प करना चाहिए, मतलब हेल्प मतलब है कि टीचिंग में उसको किस तरह से वो अपना सपोर्ट कर सकता है लर्नर के लर्निंग आउटकम में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि व्यक्तिगत छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने और प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए अपने निर्देश तैयार करने में मदद करती है। तो जो फीडबैक उसको मिलेगा टीचर को, तो उससे ये पता लगता है कि इसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी, जब हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन करते हैं और फीडबैक की जो है प्राप्ति करते हैं, तो चीज़ें पता होती हैं, और ये होना भी चाहिए ना। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रभावी शिक्षण के लिए निर्देशात्मक समय, कक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों को भी संतुलित करना ज़रूरी होता है, ठीक। पढ़ाने के साथ साथ टीचर का टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय में, इंस्ट्रक्शनल टाइम में आपका पूरे डिसिप्लिन के साथ और बाकी चीज़ों को भी देखते हुए, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबों को करते हुए कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए और डिसिप्लिन भी मेंटेन रहना चाहिए। साथ ही आपके लर्निंग भी दिखनी चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना जो है समय रहते हुए, ऐसा नहीं कि कोर्स ही नहीं ख़त्म हो पाया और एग्ज़ाम आ गए, ठीक। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही एक प्लानिंग करके टीचर को फिर यहाँ पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में होती हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो है कंटेंट, जो कि आपको मिलता नहीं है, ये काफ़ी जगह से कंप्लीट करके बनाया जाता है, एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो काफ़ी जगह से देख के और एग्ज़ाम के पैटर्न को आपको देखते हुए यहाँ पर तब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।